आज से करीब 1000 साल पहले धरती पर आसमान से कुछ रहस्यमयी लोग उतरे थे जिन्हें ओरेसिस कहा जाता था। उन्होंने इंसानों को कई चीज़ें सिखाईं, जैसे संस्कृति, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और बहुत कुछ, मगर बदले में वे धरती पर राज करना चाहते थे। लेकिन फिरौन और रोशनी के देवता ने मिलकर उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया और साफ कह दिया कि इस दुनिया में उनका कोई स्थान नहीं है। कहा जाता है कि वे लोग तभी वापस आ सकते हैं जब मिस्र के पिरामिड के ऊपर सारे तारे एक खास आकृति में एक साथ दिखाई देंगे। उस वक्त आसमान से एक तेज रोशनी उतरकर पिरामिड पर पड़ेगी, जो उनके लिए धरती पर आने का रास्ता खोल देगी। लेकिन फिरौन ने उस रास्ते को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया और उस दरवाजे को बंद करवा दिया ताकि वे लोग दोबारा कभी इस धरती पर लौट ना सकें। हालांकि उनके पूजने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं। राजा ने उन सभी भक्तों को खोज खोज कर पकड़वाया और पिरामिड के भीतर कैद करवा दिया, मगर एक स्त्री बच गई थी जो उनकी पूजा करती थी। उसका नाम रानी अमांडा था। वो उस वक्त एक बच्चे को जन्म दे रही थी। मरते समय उसने कहा कि ये बच्चा ओरेसिस का आखिरी वारिस है और इसे इन लोगों से दूर ले जाया जाए। ये कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। इस बात की खबर राजा तक पहुंच गई। उसने उस नवजात शिशु को एक ताबूत में बंद करवाया और उसे पिरामिड के भीतर छुपा दिया। दरअसल पिरामिड के अंदर एक रहस्यमयी दरवाज़ा मौजूद है जिसमें केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो ओरेसिस की पूजा करते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा भी तभी खुलता है जब सारे तारे एक साथ एक लाइन में आते हैं। राजा ने उस रहस्यमयी द्वार को भी बंद करवा दिया। उस दरवाजे की चाबी को की ऑफ हेवन कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आज के समय में गलती से ओरेसिस वापस धरती पर आ गए तो पूरी दुनिया विनाश के रास्ते पर चल पड़ेगी। सारे इंसान उनके गुलाम बन जाएंगे। सिर्फ वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो ओरेसिस की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके लिए उन्हें भगवान जैसा दर्जा दिया जाएगा। अब कहानी आती है वर्तमान समय में। हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को देखते हैं जो मिस्र के पिरामिड में खुदाई कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति मैस स्टोन होता है। उसका कहना होता है कि आने वाले 2 महीनों में फिर से सारे तारे एक खास क्रम में एक साथ आने वाले हैं। इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके की ऑफ हेवन को ढूंढना होगा, वरना ये मौका फिर कब आएगा कोई नहीं जानता। इसी दौरान उसके पास एक कॉल आता है और वो बात करते हुए थोड़ा आगे निकल जाता है। तभी एक शख्स मौका देखकर उसकी छड़ी उठा लेता है और उसे पीटर नाम के आदमी को दे देता है। पीटर उस छड़ी को लेकर एक पुरानी सामानों की दुकान पर जाता है। वहां वो दुकानदार को ढेर सारा पैसा दिखाकर कहता है कि वो चाबी उसे दे दे और बदले में ये सारा पैसा रख ले। दुकानदार इतने पैसे देखकर हैरान रह जाता है और बिना ज्यादा सोचे समझे वो चाबी पीटर को दे देता है। लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं बल्कि मौत मिलती है। उसे भी मैस स्टोन की उसी खास छड़ी से मार दिया जाता है। इसके बाद पीटर मैस स्टोन को फोन करके बताता है कि की ऑफ हेवन अब उसके पास है। जिस आदमी से उसने ये चाबी ली थी उसे भी उसी ने मारा है, और वो भी मैस स्टोन की छड़ी से। ये सुनकर मैस स्टोन तुरंत उस दुकान पर पहुंचता है, लेकिन अब कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि जिसकी उसे तलाश थी वो जा चुकी थी और उसका करीबी आदमी भी मारा जा चुका था। असल में पीटर ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर वो उसे अपने मिशन में साथ नहीं रखेगा तो वो इस छड़ी को पुलिस के हवाले कर देगा। उस छड़ी पर मैस स्टोन के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और उसे बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। अब मैस स्टोन बुरी तरह परेशान हो जाता है कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसी उलझन में वो एक लड़की के पास जाता है जो भविष्य देखने की ताकत रखती है। वो सिर्फ एक ही सवाल करता है कि क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाएगा। लड़की कहती है कि हाँ, वो जरूर सफल होगा। ये सुनकर मैस स्टोन काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी उस लड़की को कुछ डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे आसमान से आग गिरती हुई नजर आती है। चारों तरफ इंसानों की लाशें और तबाही दिखाई देती है, क्योंकि वे लोग वापस आ रहे होते हैं। उन्हीं खौफनाक दृश्यों के बीच वो मैस स्टोन को भी देखती है, जो बुरी तरह घायल पड़ा होता है। मगर वो लड़की उसे इन बातों के बारे में कुछ नहीं बताती। एक रात रेगिस्तान में एक भयानक तूफान आता है जिससे चारों ओर भारी तबाही मच जाती है। अगले दिन मैस स्टोन एक प्रोफेसर से मिलता है जो काफी समय से उसके साथ काम कर रहा होता है। प्रोफेसर बताता है कि कल रात आए तूफान की वजह से यहाँ एक नया पिरामिड सामने आ गया है जो देखने में बेहद प्राचीन लगता है। ये सुनकर मैस स्टोन बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यही वही पिरामिड है जिसकी उन्हें तलाश थी। वो प्रोफेसर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढा जाए, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद मैस स्टोन अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि वो लंदन जाकर उसकी बेटी सारा को यहाँ ले आए।
इधर रात में प्रोफेसर देर तक काम में जुटा रहता है। उसे देखकर एल्डर उसके पास आता है और कहता है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। प्रोफेसर खुद भी कुछ अजीब सा महसूस कर रहा होता है, इसीलिए वो घर लौट जाता है। घर पहुंचकर एल्डर उससे कहता है कि क्या ये मिशन कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मगर प्रोफेसर मना कर देता है। वो कहता है कि सितारे एक ही क्रम में बहुत कम बार आते हैं और ऐसा मौका फिर कब मिलेगा कोई नहीं जानता, इसीलिए इस काम को तय समय पर ही करना होगा। अगले दिन जब एल्डर दोबारा प्रोफेसर के घर जाता है तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। प्रोफेसर कहता है कि अब वो साइट पर नहीं जा पाएगा और उसकी जगह एल्डर को जाना होगा। वो उसे याद दिलाता है कि बीते 10 सालों में उसने उसे बहुत कुछ सिखाया है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके काम को आगे बढ़ाए। एल्डर सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। उधर दूसरी तरफ सारा को लंदन से वापस लौटते हुए दिखाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है तो वो अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। उसे ये बात अजीब लगती है क्योंकि आखिरी बार जब उसकी माँ से बात हुई थी तब वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। अब सारा के मन में यही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो किसी भी हाल में सच्चाई का पता लगाना चाहती है। एक दिन सारा की मुलाकात एल्डर से होती है। वो उससे प्रोफेसर के बारे में पूछती है। एल्डर बताता है कि प्रोफेसर अस्पताल में है, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो उनकी जगह इस मिशन पर आया है। सारा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, ना कि किसी ट्रेनी की। ये बात सुनकर एल्डर को काफी बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब सारा ये बात अपने पिता मैस्टोन को बताती है तो वो उसे अच्छी खासी डांट लगाते हैं। वो सारा से कहते हैं कि तुरंत जाकर एल्डर से माफ़ी मांगे और उसे वापस बुलाए क्योंकि इस मिशन में उसकी ज़रूरत है। हालांकि सारा खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में वो एल्डर को फ़ोन करती है और कहती है कि उससे ज़्यादा बोल गया, इसलिए वो अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर हो सके तो वो जल्द से जल्द वहाँ आ जाए। पहले तो एल्डर आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में प्रोफेसर की वजह से वो मान जाता है। अब मिशन पर जाने वाले सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इन्हीं में एक और व्यक्ति शामिल होता है जो सीधे भारत से आया था। सभी लोग उसे रोहित कहकर बुलाते हैं। मैस्टोन सबको उसका परिचय करवाता है। जब रोहित देखता है कि वहाँ प्रोफेसर मौजूद नहीं है तो उसे काफ़ी हैरानी होती है। वो कहता है कि उनके बिना ये काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। मैस्टोन उसे बताता है कि प्रोफेसर अस्पताल में भर्ती हैं और एल्डर उन्हीं का शिष्य है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि एल्डर से किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। इसके बाद सभी लोग उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं। वहां कुछ लोकल गाइड और सुरक्षाकर्मी पहले से मौजूद होते हैं। अब सब लोग अंदर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अगला दिन वही खास दिन है जिसका इन्हें लंबे समय से इंतजार था। लेकिन अंदर जाने से पहले एल्डर उस जगह को ध्यान से देखता है जिसे आखिरी बार प्रोफेसर ने खोजा था। वहीं से पिरामिड के भीतर जाने का रास्ता मिलता है। उस जगह के निशानों को पढ़ने के बाद एल्डर को कुछ बातों का अंदाज़ा हो जाता है जो वो मैस्टोन के साथ साझा करता है। वो बताता है कि इस पिरामिड के भीतर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ओरेसिस के वंशज हों या फिर उनकी पूजा करते हों। अगर इनके अलावा कोई और अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत तय है और वो कभी वापस बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन मैस्टोन को ये सब महज मजाक लगता है। वो एल्डर की बात को नज़रअंदाज कर देता है और सभी को अंदर चलने का इशारा करता है। गार्ड हथौड़े की मदद से उस जगह को तोड़ देता है और फिर एक एक करके सब लोग भीतर प्रवेश करने लगते हैं। अंदर पहुंचने पर उन्हें एक और सील दिखाई देती है जो भीतर से बंद थी। ये देखकर मैस्टोन कहता है कि शायद जिन लोगों ने इसे बनाया था उन्होंने अंदर से ही इसे बंद कर दिया होगा और फिर यहीं फंस कर मर गए होंगे, इसलिए इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पीटर सुझाव देता है कि इस सील को भी तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये उनके किसी काम की नहीं है। मैस्टोन को उसकी बात सही लगती है और वे लोग उसे भी तोड़ देते हैं। इसके बाद सभी अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उनके सामने ढेर सारे कीड़ों के घोंसले नजर आते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी बंद और अंधेरी जगह में भी कोई जीवित रह सकता है। आगे बढ़ने के लिए उन्हें इन घोंसलों को हटाना जरूरी हो जाता है। एक गार्ड उन्हें साफ करने लगता है, लेकिन ऐसा करते ही सारे कीड़े जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सभी लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। जो गार्ड घोंसले साफ कर रहा था वो उन हमलों में मारा जाता है। दूसरा गार्ड फायर गन से सभी कीड़ों को मार देता है और आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें सोने से बनी एक मूर्ति दिखाई देती है। बिना कुछ सोचे समझे पीटर उसे उठा लेता है। उसी पल जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वो अचानक बंद हो जाता है और एक गार्ड उसी में दबकर मारा जाता है।
जब पीटर उस मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रख देता है, तब जाकर वो दरवाज़ा दोबारा खुलता है। ये सब देखकर रोहित सभी को सावधान करता है कि ये जगह किसी पहेली से कम नहीं है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, वरना जो अभी हुआ वही आगे किसी और के साथ भी हो सकता है। रोहित सबको सलाह देता है कि वे एक ही लाइन में पैर रखें, क्योंकि जिस जगह वे खड़े हैं वहाँ कुछ टाइलें हैं और कुछ खाली जगहें हैं। गलत जगह कदम रखने से खतरा हो सकता है। वो खुद आगे बढ़ता है और अपनी गणना के आधार पर सही रास्ता बनाता है। हालांकि बीच में उससे एक गलती हो जाती है, लेकिन एल्डर समय रहते उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद सभी लोग सीढ़ियों के सहारे और नीचे उतरते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिस पर कुछ आकृतियां बनी होती हैं। रोहित और एल्डर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो निशान असल में एक रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए वो उस पत्थर को एक तरफ कर देते हैं। इसके बाद उनके सामने फिर से कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं, जिनसे उतरते हुए वे और नीचे पहुंचते हैं। अब उनके सामने एक कमरा नजर आता है जो बेहद ही सुंदर होता है। दरअसल वहां रानी अमांडा का ताबूत रखा होता है, जिसके बारे में कहानी की शुरुआत में बताया गया था। वो ताबूत सोने से तराशा गया था। बाकी लोग कमरे को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तभी पीटर और उसके साथ कुछ लोग मिलकर उस ताबूत को खोल देते हैं। अंदर रानी अमांडा की मम्मी दिखाई देती है। वे बेरहमी से उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैस्टोन को सिर्फ ओरेसिस का मंदिर चाहिए था, जिसकी लोग पूजा करते थे। इसी वजह से वो पीटर से की ऑफ हेवन मांगता है और पीटर उसे वो चाबी सौंप देता है। लेकिन क्या उन्होंने जो अभी किया वो सही था? रानी अमांडा कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसे इस तरह बाहर फेंक देना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। फिलहाल मैस्टोन इस ताबूत के नीचे मौजूद एक छेद में चाबी लगा देता है। उसे पूरा यकीन था कि वो छेद वहीं होगा, क्योंकि ओरेसिस के आखिरी वंशज की माँ वही थी और आखिरी पूजा करने वाली भी वही थी। इसी वजह से उसे ये खास जगह मिली थी। इस बार जब वे और नीचे जाने लगते हैं तो मैस्टोन पीटर को पीछे ही रखता है। वो नहीं चाहता था कि पीटर फिर कोई बचकानी हरकत करे। इससे पीटर काफी नाराज हो जाता है और गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। जल्दीबाजी में उसका पैर एक गलत पत्थर पर पड़ जाता है। इसके कारण जिस जगह पर वे खड़े थे वो पूरी तरह सील हो जाती है। सभी लोग 3 अलग अलग ग्रुप में बंट जाते हैं। एक तरफ एल्डर, सारा और क्लियर होते हैं, जबकि बाकी लोग दूसरी ओर फंस जाते हैं। सभी बेहद घबराए हुए होते हैं और समझ नहीं पाते कि अब क्या किया जाए। इधर हम देखते हैं कि रोहित के साथ आया एक सोल्जर महसूस करता है जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया हो। वो संतुलन खोकर नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एल्डर एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढ निकालता है, लेकिन सारा उसमें जाने से डर रही होती है। एल्डर उसे समझाता है कि उसे डरना नहीं चाहिए, यही उसका काम है और यही उसकी पहचान बनाएगा। एल्डर की बात मानकर सारा नीचे उतर जाती है और वे लोग एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें उस सोल्जर की लाश भी मिलती है, जिसे ऊपर से धक्का देकर नीचे गिराया गया था। धीरे धीरे करके बाकी लोग भी उस खुली जगह की ओर पहुंचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहां रोशनी की जाती है, जो मंजर सामने आता है उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वहां ओरेसिस को खत्म करने वालों की पूरी एक सेना मौजूद होती है, जिन्हें राजा फिरौन और उसके आदमियों ने मम्मी बनाकर वहीं कैद कर दिया था। ये देखकर रोहित बताता है कि यही वे आखिरी लोग हैं जो ओरेसिस की पूजा करते थे। रोहित समझाता है कि जिस दिन ओरेसिस की वंशावली के खून की एक बूंद उसके मंदिर पर गिर जाएगी और सारे सितारे एक ही क्रम में होंगे, उस दिन ये सभी फिर से जाग उठेंगे और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना लेंगे। सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जो ओरेसिस को देवता मानते हैं, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में जाना था। ये सब सुनने के बाद सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक उन्हीं मम्मियों में से एक जाग उठती है और क्लारा की गर्दन पकड़ लेती है। एल्डर उसे बचाने के लिए पास जाता है, लेकिन वो मम्मी उसे उठाकर दूर फेंक देती है। इतने में शाहिद उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना ताकतवर है। वो मम्मी आगे बढ़कर शाहिद को पकड़ लेती है और उल्टा पटक देती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मारा जाता है। उधर एल्डर सारा से कहता है कि वो जल्दी से कोई रास्ता या दरवाज़ा ढूंढे ताकि वे सब यहाँ से निकल सके। किस्मत से सारा को एक दरवाज़ा मिल भी जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार खुल सकता है। इसीलिए अब सभी को जल्द से जल्द उस पार निकलना होगा। सभी लोग तो उस दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन रोहित के पीछे वही मम्मी पड़ जाती है। इधर गेट तेजी से बंद होने लगता है। तभी वो मम्मी रोहित को उठाकर दूर फेंक देती है।
खुशनसीबी से वो ठीक उसी जगह जा गिरता है जहां वो दरवाज़ा था। अब सभी उस पार पहुंच चुके होते हैं और तुरंत गेट बंद कर दिया जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैस्टोन का मकसद पूरा नहीं हुआ था। उसे अब भी वो मंदिर ढूंढना था, क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही थे। इसके बाद वे एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और इस बार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो पिरामिड का आखिरी द्वार था, यानी वही दरवाज़ा जिसके उस पार वो चीज़ें रखी थी जिनकी मदद से ओरेसिस को धरती पर बुलाया जा सकता था। आसान शब्दों में कहें तो यही असली मंदिर का प्रवेश द्वार था। एल्डर उस दरवाजे पर लिखी हुई भाषा पढ़कर बताता है कि इसके भीतर कोई भी साधारण इंसान दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसकी रगों में ओरेसिस की वंशावली का खून बह रहा हो। यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। असल में ओरेसिस की वंशावली से जुड़ा इंसान कौन है? दरअसल दोस्तों, मैस्टोन की बेटी सारा ही ओरेसिस की वंशावली का हिस्सा थी। ये सच सामने आते ही सारा दरवाजे के पास जाती है। उसी पल वहां एक तेज रोशनी फैल जाती है और वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक विशाल जनरेटर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे देखकर रोहित कहता है कि यही वो ताकत है जिससे इस दुनिया की किस्मत पलटी जा सकती है। इतने में एडम सारा को पकड़कर उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है। उसके बगल में खड़ा मैस्टोन ये राज खोलता है कि अब वो सारा का खून इस जगह पर बहाएगा ताकि वो अपने देवता को इस दुनिया में वापस बुला सके, यानी ओरेसिस को। इसका मतलब साफ था कि मैस्टोन खुद ओरेसिस के पूजने वालों में से एक था, जो अब तक जिंदा बचा हुआ था। इसी वजह से वो चाहता था कि उसका देवता वापस लौटे। ये सुनकर सारा उससे पूछती है कि उसकी माँ के साथ उन्होंने क्या किया था। इस पर मैस्टोन बताता है कि उसने उसकी माँ को सब कुछ समझाया था और बस उससे यही कहा था कि वो उसकी मदद करे ताकि वो अपने भगवान को वापस बुला सके। लेकिन उसकी माँ ने अपने ही देवता से गद्दारी कर दी और मना कर दिया, क्योंकि उसे आज के इंसानों की चिंता थी। मगर अब वो ये काम सारा के खून की मदद से पूरा करेगा। ये कहते हुए वो उस कुर्सी पर सारा का खून गिराने लगता है। एल्डर सारा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एडम उस पर गोली चला देता है। तभी अचानक रोहित बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। वो वहीं ढेर हो जाता है। अब एल्डर को किसी भी तरह मैस्टोन को रोकना ही था, क्योंकि उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही वहां अजीब तरह की आकृतियां बनने लगती हैं। चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगती है और उसी रोशनी में सारी ममियां भी धीरे धीरे जागने लगती हैं। असल में मैस्टोन चाहता था कि उसे भी भगवान जैसा दर्जा मिले, जो सिर्फ ओरेसिस की पूजा करने वालों को मिलता था। इसी लालच में वो ये सब कर रहा था। लेकिन सही वक्त पर एल्डर एडम को गिरा देता है। इसका फायदा उठाकर सारा उसकी बंदूक छीन लेती है और अपने ही पिता पर गोली चला देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मंत्र अधूरे में ही टूट जाते हैं और इसके साथ ही सब कुछ बिखरने लगता है। अब उन सभी को जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, वरना वे सभी वहीं मारे जाएंगे। तंग रास्तों से होते हुए वे लोग बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ 3 लोग ही जिंदा निकल पाते हैं, क्लारा, सारा और एल्डर। उन्हें देखकर बाहर खड़े प्रोफेसर कहते हैं कि आखिरकार वही लोग बचे जिनकी नीयत साफ थी। वो खुद से वादा करते हैं कि अगर जिंदगी ने साथ दिया तो वो दोबारा इस जगह पर लौटेंगे और इस रहस्य को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि वही कीड़े बाहर निकलते हैं जिनके घोंसले पिरामिड के अंदर मौजूद थे। क्या ये कोई संकेत है? क्या मैस्टोन मंदिर के रहस्यों को पूरी तरह खोल पाया था? अगर ऐसा है तो आने वाला समय सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।